हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 4 आरंभिक नगर। ये आपका है क्लास 6 का इतिहास। चैप्टर नंबर 4 है आरंभिक नगर। इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है जसपाल और हरप्रीत के बारे में। आप लोग पहचानेंगे कि कौन जसपाल है और कौन हरप्रीत है। हम तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, नहीं इसके बारे में कुछ दिया है। बोल रहा जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे थे, यानी कि उसके घर के बगल में जो खंडर था, जो हड़प्पा सभ्यता वाला, उसको खंडर बोल रहा है यहाँ पे। जिस गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे, और ये लोग उसको क्या कहा करते थे? भूतहा घर, क्योंकि वो खंडर थे। खंडर को लोग अक्सर भूतहा घर ही कहते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, यानी कि जो लोग आए हुए थे देखने के लिए, उन्होंने जिक्र कर रहा था कि इसकी वास्तुकला को आप देखिए। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्शाई देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हम मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगी, इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। चलो आगे देखते हैं हड़प्पा की कहानी। ठीक है, बोल रहा अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले, ये कब की बातें हैं? लगभग 150 साल पहले की बात है। बोल रहा पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। वहाँ पे जो काम कर रहे थे लोग, रेलवे लाइन पटरी, वहीं पे हड़प्पा मिला। और वो लोग जो क्या किए, सारे ईंट को उखाड़ उखाड़ करके जो है रेलवे लाइन बिछा दिया, घर बना दिया। जो अभी अच्छा हड़प्पा इसमें बोल रहा कि जो आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा जो है वो अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, क्योंकि उस समय भारत ही हुआ करता था, पाकिस्तान तो था नहीं। ये तो पाकिस्तान 1947 में बना। उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। उन्होंने देखा कि जो रेलवे लाइन इंजीनियर वगैरह बिछा रहे हैं, ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल रही है। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों को ईंटाई उखाड़ ले गए और जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गया। हड़प्पा का कई तरह बोल रहा है कि इससे क्या हुआ, अपनी इमारत नष्ट हो गया। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, यानी कि 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, ये कब की बात है? 80 साल पहले, 1921 के आसपास की बात है, इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। देखा कि जब इस खंडर को खोदा गया तो देखा कि सबसे पुराने खंडरों में से यह एक है। आखिर ये खंडर इतना पुराना क्यों है, इसके बारे में वो लोग खोजबीन करने लगे। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले जो था सभ्यता में इस नगर में, यानी कि पुराना में, हड़प्पा का ही खोज हुआ था, इसलिए इसका नाम भी हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। और ये सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित है। देखो पाकिस्तान में अभी थोड़ा दिन पहले जो है सिंधु जल समझौता को भी कैंसिल कर दिया गया है, तो इसको सिंधु सभ्यता भी कहा गया है। इसलिए बाद में मिलने वाली इस सभी पुरास्थल से जो इमारतें और चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यानी कि शुरू में इसको हड़प्पा नाम दिया गया, उसके बाद भी खोज होते रहा। और इसका खोज ऐसा किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बोल रहा है इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। इन नगरों की क्या विशेषता थी? हम लोग देखते हैं इस नगरों की क्या विशेषता। बोल रहा इन नगरों में कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित था। ये नगर जो था कहीं पे 2 हिस्सों में या फिर कहीं उससे ज़्यादा में विभाजित किया गया था। और ये दोनों ओर था, एक पश्चिमी और दूसरी पूर्व की ओर। ठीक है, एक पश्चिम की ओर, दूसरा जो था आपका वो पूरब की ओर था। बोल रहा कि जो पश्चिम की ओर था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिम की ओर भाग था वो कैसा था? छोटा था और वह ऊंचाई पर बसा था। इसलिए वहाँ माना जाता है कि वहाँ राजा लोग रहा करते होंगे, क्योंकि ऊंचाई पर राजा लोग अपने सुरक्षा के लिए रहते थे, ताकि दूर से क्या हो, उसमें तो बंदूक वगैरह था नहीं कि दूर से लाएगा, पिस्टल लाएगा लुंगी में खोस के और आके ठाई ठाई मार देगा। ऐसा तो था नहीं। आते थे हाथी घोड़े से लेकर के सेना वगैरह, तो वो लोग दूर से देख लेते कि कोई राजा हो या फिर कोई जो है आक्रमण करने आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग ऊंचे जगह पर बसते। दूसरा बोल रहा पूर्वी हिस्सा बड़ा था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। बोल रहा है निचले इलाके में था। ऐसा माना जाता है कि जो पूर्वी हिस्सा था, जो निचले इलाके में थे, वहाँ आम नागरिक लोग बसे होंगे। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। नगर दुर्ग मतलब होता है चारों ओर शहर को क्या करना,
ईंटें से घेर देना, सुरक्षा से घेर देना। वो लोग इसलिए ईंटें से घेर देते थे ताकि लोग जो है उसमें तुरंत कोई हमला ना कर पाए। और जो दीवार ऊंचा रखता था और वहाँ पे चौड़ा चौड़ा दीवार होता था, ऐसे नहीं कि 5 इंची का ईंटा वाला दीवार दे दिए कि कोई व्यक्ति ही नहीं खड़ा रह पाए। चौड़ा दीवार रहता था और उस पर पत्थर वगैरह रख देते थे। वहाँ पहरेदारी भी रहते थे, क्योंकि कोई व्यक्ति आएंगे तो ऊपर से वो पत्थर को गिरा देता था, क्योंकि ऊपर में रहने की वजह से उसको जो है युद्ध में उसको सुविधा मिलता था। पत्थर वगैरह गिराते थे, नीचे से कुछ चीज़ फेंकेंगे तो उसको गुरुत्वाकर्षण की वजह से उतनी ताकत नहीं मिल पाएंगे। इसको नगर दुर्ग कहा इसलिए, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। निचले हिस्से को क्या कहा? निचला नगर। ठीक है, जो पश्चिम की ओर बसा था उसको दुर्ग नगर दुर्ग कहा गया, और वो पश्चिम की ओर था वो ऊंचाई पर था। कैसे? ऊंचाई पर। जो पूरब की था वो नीचे था, इसलिए उसको निचला नगर भी कहा गया। दोनों हिस्से की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी। और वहाँ पे बोल रहे पक्की ईंट का, उसमें भी देखो पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का ईंट का प्रयोग किया गया था, कच्ची या पक्की? तो आप लोग समझ गए ही किस प्रकार का ईंट का प्रयोग किया गया था, पक्की ईंट का, और बहुत अच्छे क्वालिटी का ईंटें था। बोल रहा है इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही है। ये ईंटें इतना अच्छा था, बोल रहा है कि हज़ारों साल बाद, यानी कि जो है 150 साल पहले की एक भवन बनाया गया था, अभी भी जो है हड़प्पा सभ्यता में वो नीचे मिट्टी के अंदर दब गया था, जो कि खुदाई किया तो उसको देखने को मिला। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवार मजबूत रहे। और वो लोग दीवार चिनाई मतलब होता है, चिनाई करना नहीं बोलते हैं गांव में, मतलब ईंटा का गुथाई करना, चिनाई करना, वही हुआ। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर एक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता में ही मोहनजोदड़ो, ये बहुत अच्छे यहाँ पे घर बनाए गए थे। खास तालाब बनाया गया था जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार, वहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो में एक और चीज़ें देखा गया था, स्नानगार देखा गया था, जिसको ये आपको पुरातत्वविदों ने उसको क्या बोला, स्नानगार, तालाब देखने को मिला था, जिसको वहाँ के पुरातत्वविदों ने क्या बोला, हम लोग क्या देखे कि मोहनजोदड़ो में क्या स्नानगार देखने को मिला था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये एक बार देख लेते हैं, सिंधु नदी का बहुत सारा सहायक नदी था ये मोहनजोदड़ो जो है। यहाँ पे झेलम नदी था, चिनाब नदी था, रावी नदी था, और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे मिला, यहाँ पे रावी नदी भी है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसके आगे बोल रहा है कि किधर गया, इन नगरों की विशेषता, लोग इन नगरों की विशेषता देख रहे थे, मोहनजोदड़ो तक देखे थे। ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि इसमें जो है ये तालाब जो हुआ करते थे, इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसमें पानी का रिसाव न हो इसके लिए क्या करते थे, प्लास्टर में चारकोल का ये लोग इस्तेमाल करते थे। कहाँ पे? हड़प्पा में जो तालाब मिला था, जिसको स्नानगार कहा गया था, हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो में जो मिला था, इस सरोवर में, और इस सरोवर में यानी कि स्नानगार में उतरने के लिए दोनों तरफ की सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, यानी कि जो स्नानगार था उसको चारों ओर चिनाई की गई थी, ईंट का दीवार किए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, और इसमें पानी भरने के लिए बोल रहा है कि कुएं का प्रयोग किया जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। इनका सभी इतिहासकार यानी कि पुरातत्वविदों का अलग अलग विचारधारा है। किसी का मानना है कि शायद वहाँ पे जो है धार्मिक महोत्सव भी मनाया जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर सभी का मानना है कि यहाँ पे जो है विशिष्ट नागरिक अवसरों पे यहाँ स्नान करने आते रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे बोल रहा है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। ये भी प्रश्न बन सकते हैं कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, कालीबंगा और लोथल में। लोथल आपका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और ये लोग अग्निकुंड से ये मान रहा है कि यहाँ पे क्या किए जाते हैं, संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भंडार गृह कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो भंडार गृह आपका हड़प्पा में है और मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा एक जगह और पे था, कहाँ पे? लोथल में। और लोथल में एक चीज़ और मिले थे, ये लोथल आपके गुजरात में पड़ते हैं और समुद्र के किनारे, इसलिए यहाँ पे जो है बंदरगाह देखने को मिलता था, जहाँ जहाज वगैरह रुका करता है उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो लोथल में बंदरगाह भी देखने को मिले थे। ये आप देख लिए मोहनजोदड़ो का महान स्नानगार है। इधर से भी सीढ़ियाँ, उत्तर से भी सीढ़ियाँ हैं,
इधर दक्षिण से भी दोनों तरफ से सीढ़ियाँ, इसके चारों ओर के इस प्रकार के दीवार का चिनाई किया गया है नहीं। बीच में ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्नानगार, ये आपका स्नानगार है, नहाने के लिए जो है स्नानगार है। इसके अलावा भवन, नाले और सड़कें, इनकी क्या विशेषता थी मोहनजोदड़ो में। बोल रहा है इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। बोल रहा है कि इन नगरों में जो आमतौर पर घरें हुआ करता था वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक भी होते थे, ग्राउंड फ्लोर भी होते थे। घर के आंगन के चारों और कमरे बनाए जाते थे, मिट्टी का घर बनाया जाता, जैसा आंगन होता है उसके बाद चारों तरफ कमरे बनाए थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानगार होता था, कुछ घरों में कुएं भी मिले। बोल रहे बहुत जगह पे जो होते थे घरों के बाहर स्नानगार मिले हैं, कहीं कहीं पे जो है घरों के अंदर कुएं भी देखने को मिला है। और एनसीईआरटी में आप जब 12 का देखोगे तो वहाँ 700 कुएं का जिक्र क्या है। मतलब कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। सोचो कि नाला वगैरह भी कितना अच्छा से ढका हुआ रहता था ताकि गंदगी वगैरह ना फैले, और उसको सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। ढलान इसलिए होता था ताकि पानी क्या हो, आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियाँ सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, और नालियाँ जो बनाया गया था अक्सर घरों का नाली को सड़कों की नाली से जोड़ देते थे। जो घर में पतली नालियाँ हुआ करते थे, घरों से पतली नाली निकलते थे और उसको सड़क की नालियों से जोड़ देते थे ताकि घर का पानी उस नाली के माध्यम से सीधे निकल जाए, यानी कि गंदगी न फैले। तो इसलिए मोहनजोदड़ो का एक क्या आपका जो है नगरीय सभ्यता भी माना गया है। जिस प्रकार मेसोपोटामिया कैसा सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। जो बाद में बड़े नालों से मिल जाते थे, नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे, यानी कि होल वगैरह बनाया जाता था, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। जैसे उनको खोल करके कभी अगर गंदगी फंस जाए तो उसको क्या किया जाए, सफाई वगैरह किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। मोहनजोदड़ो में ये भी देखा था कि घर वगैरह और नाले वगैरह का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, सीधे सभी जगह पे नाली वगैरह देखने को मिला था। आगे है नगरीय जीवन। बोल रहा हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, ऐसा मानना है पुरातत्वविदों का। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातुएं, बहुमूल्य पत्थरें और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। यानी कि ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हड़प्पा वगैरह में बहुत सारा चीज़ का ऐसा देखा गया निर्माण की जो दूसरे जगह से मंगाया गया था, जैसे मनके वगैरह हो गया, सोना चांदी आभूषण वगैरह होता था, कुछ खास किस्म के पत्थर वगैरह का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है, जो कि हड़प्पा में नहीं पाया जाता था। इसलिए इन लोग का मानना है कि हड़प्पा में इसका मतलब व्यापार भी हुआ करता होगा। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों का अपने पास रखते होंगे। मन के, इसमें बोल रहा मन के जो होते हैं आभूषण वगैरह ही होता है। मन के कई तरह के होते हैं, हाथ में पहनने के लिए होते हैं, गले में पहनने के लिए होते हैं, और भी अन्य जगह पे उसको पहना जाता है। उसमें गोलाकार, बेलनाकार, सब अलग अलग तरीके के उसमें माला पिरोया जाता है, जैसे आजकल क्या बोलते हैं, शादी के बाद जो पहना जाता, बोल रहे हैं इन नगरों में लिपिक भी होते थे। इसके साथ साथ बोल रहा है कि इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखे होते थे। उसमें मोहर वगैरह का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। तो शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, और बहुत जगह पर मोहर वगैरह का भी प्रयोग किया गया था। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। बोल रहे हैं नगर में इसके साथ साथ क्या रहा करता था, शिल्पकार के साथ साथ स्त्री पुरुष भी साथ में रहा करते थे, जो अपने घरों और किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे, और साथ ही सुदूर देशों यानी कि दूर देशों से किस्से कहानी मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। यानी इसके साथ साथ इसके बाद जो है मिट्टी का खिलौना भी मिला हुआ है। मन के वगैरह जैसे मंगलसूत्र वगैरह हुआ करता है, वही बोलना चाह रहे थे। आगे यहाँ ऊपर में आप देखिए कि यहाँ पे जो है कुआं भी दिख रहा है ना इस चित्र में। बोल रहा सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं है बाएं, और नीचे हड़प्पा की एक मोहर भी है। आप इसको देखिए, यहाँ पे आपको एक हड़प्पा का मोहर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए नाला वगैरह का प्रयोग किया गया, और बहुत अच्छी किस्म का ईंट का प्रयोग किया गया। नहीं लगता कि प्राचीन अभी जो चिमनी ईंटा हम लोग जिसको बोलते हैं 1 नंबर, बहुत अच्छा वाला चिमनी ईंटा लगता है, उसका प्रयोग किया गया है, यानी कि उसमें ईंट बहुत अच्छा। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए आप मोहर, इसका जो है मोहरें वगैरह भी हड़प्पा में मिला। इस मोहर के ऊपर चीन एक खास लिपि है, इसमें एक लिपि का भी प्रयोग किया गया है।
जो कि भाव चित्रात्मक हुआ करता था। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका क्या अर्थ है। और यह दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, नीचे आपका पक्की मिट्टी के लगा, और बोल रहे हैं हड़प्पा का जो है लिपि अभी तक पढ़ा गया नहीं है। और ऐसा माना गया कि हड़प्पा का लिपि दाईं से किधर, बाईं की ओर लिखा गया है, दाईं से बाईं की ओर। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प। बोल रहा आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है, यानी कि हड़प्पा से जो कुछ नगरें प्राप्त हुई उसके बारे में हम लोग अब जानकारी देखते हैं। पुरातत्वविदों जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, पुरातत्वविदों को हड़प्पा में क्या मिला, पत्थर मिला है। इसके साथ शंख मिला है, शंख वगैरह जो भी मिला है ये भी समुद्र के किनारे वगैरह मिला हुआ है। तांबे वगैरह राजस्थान से मिला है, कांसे वगैरह मिला है, सोना आपका कर्नाटक वगैरह से मिला है, चांदी जैसे धातुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। धातु वगैरह का प्रयोग लोग हथियार के साथ साथ गहने वगैरह का और बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता था। जो महंगे होते थे वो आभूषण के रूप में होता था, जैसे सोना और चांदी गहने के रूप में प्रयोग किए जाते थे। कहीं कहीं चांदी का बर्तन का भी प्रयोग किया गया था। यहाँ मिली हुई आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। इसके साथ साथ बोल रहा है यहाँ पर मिली हुई आकर्षक वस्तु जो है, यहाँ पे आप देखते हैं मनके अलग अलग तरीके के बनाए गए हैं, ठीक है। बाट का वगैरह का भी प्रयोग किया गया है, फलक का भी प्रयोग किया गया है। एक सेकंड, किधर भाग गया, बस सही हो गया। ऊपर में आप देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ पत्थर का बाट। और पत्थर के बाट को देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया। ये जो बाट बनाया गया किस पत्थर से, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा में किस पत्थर का जो बाट का प्रयोग किया गया, किस पत्थर का प्रयोग किया गया था, किसका प्रयोग किया गया था, चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग किया गया था, चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग किया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तुलना में बनाया गया होगा। बोल रहा है इससे बहुमूल्य पत्थर या फिर धातुओं को या फिर किसी अन्य चीज़ों को तुलाने के लिए वो लोग प्रयोग किए गए होंगे। मध्य में बाएं मनके हैं, बोल रहा मध्य में ये जो है आपका क्या है, मनके हैं। इनमें से कई कार्नियल पत्थर से बनाए गए थे। बहुत सारे मनके जो हुआ करते थे किससे बनते थे, कार्नियल पत्थर से बनाया जाता था। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए हैं। पत्थर को काटता था, तराश करके बनाता था और इनके बीच छेद किए जाते थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। और उसमें क्या किया जाता था, मनके में छेद भी किया जाता था कि उसमें धागा डाल करके माला वगैरह को पहनाया जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार पलक, यहाँ पे आप देखिए धारदार पत्थर का ये सब धारदार फलक वगैरह है। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र भी है आपका, यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेंगे कढ़ाईदार वस्त्र भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे चित्र भी है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाई दिया गया। ये आप देख रहे हैं कढ़ाईदार वस्त्र। फिर चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, पत्थर का भी मोहर का प्रयोग करते थे। इन्हें आयताकार मोहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस प्रकार का खूबसूरत लाल मिट्टी पर किस प्रकार के कलर चढ़ाए गए हैं, काले रंग का, रंग भी याद रखना है, और मिट्टी का कलर लाल हुआ करता था, जबकि उस पर डिजाइन काले रंग से क्या करते थे ताकि आकर्षक दिखे। इसके साथ साथ बोल रहा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में हम लोग गेहूं का भी उपजाऊ देखे थे, जौ का भी। बोल रहा है कि कपास की खेती होती थी, यानी कि मेहरगढ़ में आप देखिए कपास वगैरह की भी खेती देखने को मिल रहा है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले। मोहनजोदड़ो से क्या किया, मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले, चांदी के एक फूलदान भी मिला। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांदी का फूलदान कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो में चांदी का फूलदान भी मिला हुआ। पक्की मिट्टी का फेयंस, ये फेयंस जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फेयंस से बनी तकलियाँ भी मिला हुआ है। तो सूती कताई का संकेत देती है, जो कि सूती कताई का क्या करते हैं, संकेत देते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास परिरक्षण लेता है, जिसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पचिकारी करना इत्यादि।
पृष्ठ क्षति पर आप देखेंगे कि मूर्तियों का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। चलिए एक बार हम लोग मूर्ति देख लेते हैं। जो मूर्ति आपका पृष्ठ 36 पर दिया गया था ऊपर में, ये देखिए बोल रहा है कि इसमें किस प्रकार का दाढ़ी वगैरह इसका निर्माण किया गया है, नहीं, और कितने अच्छे तरीके से इसका पोशाक बनाया गया है। ये सारे जो है ऐसा नहीं कि अलग से पेंटिंग किया गया, इसमें पत्थर को तराश कर बनाया गया, सब पत्थर में ही काट करके डिजाइन बनाया गया, इसलिए माना जा रहा है कि उसमें मूर्तिकार शिल्पकार वगैरह का भी अच्छा ज्ञान हुआ करता होगा। एक बार फेयंस को देख लेते हैं। फेयंस जो है बोल रहा पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को जो है पत्थर हो गया और शंख वगैरह भी जो है समुद्र के किनारे प्रकृति के रूप में मिलते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। और इसको कैसे बनाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तु में बनाई जाती है। क्या बोल रहा है, बालू या फिर स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें वस्तु में बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। उसके बाद उन पर क्या किया जाता था, वस्तु पर चिकनी परत भी चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के हुआ करता था। वो चिकनी जो उनका रंग जो हुआ करता था प्राय नीले या फिर हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फेंस के मनके बनते थे, चूड़ियाँ बनते थे, भाले बनते थे, छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज, चलो देखते हैं कच्चा माल कहाँ से ये लोग लाते हैं। बोल रहा है कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। कच्चा माल वो चीज़ें होता है जो प्रकृति के रूप में मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, जिससे अयस्क वगैरह से फिर बहुत सारी चीज़ें, धातुओं वगैरह जो है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जैसे बोल रहा है कि उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो कपास को भी क्या कहा जाता है, कच्चा माल किया जाता है। और फिर कपास से बहुत सारी चीज़ें बनता है, जैसे कपड़ा वगैरह तैयार किया जाता है, नहीं, जिसके बाद कताई और बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों की कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ को दूर दूर से आयात करते थे। बोल रहा बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा में मिला है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दूर जगह से यानी कि व्यापार से वो लोग क्या करते थे, मंगाते थे, दूसरे क्षेत्रों से मंगाते थे, जिसमें तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। लेकिन हड़प्पा में सबसे ज़्यादा क्या पाया गया था, वहाँ खुद आप अगर देखेंगे तो कांसा पाया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। और हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा का जो है उसमें आया तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, राजस्थान से मंगाया जाता था, राजस्थान के खेतड़ी से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी, यानी कि तांबा दो जगह से मंगाया जाता था। कहाँ कहाँ, एक आप राजस्थान देख रहे हैं और दूसरा ओमान देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ओमान से मंगाया जाता था, तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और कांसा में जो है आप जानते हैं कि तांबे और टीन दोनों का मिश्रण होता है, तो टीन भी वो लोग कहीं ना कहीं से मंगाता था। टीन भी हड़प्पा सभ्यता में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला था हड़प्पा में। बोल रहा ये ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। ये सारे जो है व्यापार से पूछा जाता है कि सोने का आयात वो लोग कहाँ से करते थे, कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थरों का आयात, और जो बहुमूल्य पत्थर हुआ करता था जैसे लाजवर्द पत्थर हो गया, ये लोग गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सारी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे इसमें देखा गया है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं। चित्रों को देखो, यहाँ आप देख रहे हैं एक जो है इस पर सामान लाद करके क्या कर सकते हैं, वो लोग ले सकते हैं, जिसका वो लोग खिलौना मिला है और ये बड़ा हुआ करता होगा। यहाँ पे इसका खिलौना मिला, और खिलौना तभी बनाते हैं बच्चे जो चीज़ देखते हैं उसी का खिलौना बनाते हैं, यानी कि ये लोग इस्तेमाल करते होंगे तभी बच्चे इसका क्या क्या खिलौना का निर्माण किया। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, आज देखते हैं कि वो लोग नगरों में किस प्रकार के रहते थे, वो लोग क्या भोजन में प्रयोग में लाते थे। बोल रहा लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। ऐसा नहीं था कि केवल नगरों में रहते थे, गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। बोल रहा जो शहर में रहा करता था, जैसे वो लोग क्या करते थे, किसान या फिर चरवाहा दोनों ने ही क्या करता था। शहर में कौन लोग रहते थे, जो शासक वगैरह रहा करता था, और शासक के साथ में कौन रहेंगे, शासक उसमें जो राजा वगैरह हुआ करता था। तो मोबाइल था नहीं जो कि अपने खुशी के लिए टिप टिप आते रहेगा, तो अपने साथ में कवि वगैरह रखा करते थे।
और दस्तकार वगैरह भी रखा करते थे, वही बोल रहा, और लेखक भी रखा करते थे। वही बोल रहा कि शासकों के साथ लेखक हुआ, दस्तकार हुआ, खाने के सामान ये लोग कौन, किसान वगैरह देते थे। टैक्स के रूप में भी बहुत जगह पर जिक्र किया गया कि राजा लोग वसूली क्या करते थे, जहाँ पे राजा हुआ करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता कि हड़प्पा के लोग, पौधों के अवशेष से पता चला कि हड़प्पा में किस किस चीज़ों का फसल उगाया जाता था। गेहूँ का, जौ का, दालें का, मटर का, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। वहाँ पे जो बोल रहा है कि शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था कि शुरू से ही वो लोग क्या कर रहे थे, हल का प्रयोग कर रहे थे। जब माना जाता कि जब राजा लोग ने टैक्स का प्रयोग ज़्यादा बढ़ाने लगा तो वो लोग खेती को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो लोग हल का धीरे धीरे आविष्कार किया था। पहले मिट्टी लकड़ी का हल का प्रयोग किया था, फिर उस पर लोहे का परत भी चला गया था। कहीं कहीं मिट्टी का हल भी देखने को मिला था, वो खिलौने के रूप में बच्चे लोग बनाए थे, जो कि बनवाली में देखने को मिला था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाई क्योंकि वो प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। वही बात बोल रहा है कि हड़प्पा काल में जो लकड़ी का बनाया गया था वो तो बहुत दिन में सड़ गल गए, लेकिन मिट्टी के आकार का खिलौना मिला। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों को कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती होगी। इसके साथ साथ बोल रहा है कि ये अर्धशुष्क क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ पे अर्धशुष्क मतलब होता है जहाँ फसल लगाने के बाद उसका सिंचाई करना ज़रूरी हो जाता है। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल का उपजाऊ नहीं हो पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मिट्टी का एक हल देखने को मिल रहा है, वो एक खिलौने के रूप में था, और खिलौना तभी बनेगा, पहले भी जिक्र किए कि वो कहीं ना कहीं वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाता होगा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। इसके साथ साथ बोल रहा कि हड़प्पा के लोग जो था गाय भी पाला करते थे, भैंस भी पाला करते थे, भेड़ भी पकड़ा करते थे और बकरियां भी पाला करते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। बस्तियों के आसपास बोल रहा तालाब भी देखने को मिले, चारागाह भी, यानी कि जो पशुपालकों को चराते थे उसको चारागाह कहा जाता था। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। इसके साथ साथ बोल रहा कि वो बेर जैसे फलों को भी क्या करते, इकट्ठा करते थे। उसमें बेर वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। वो लोग मछली वगैरह का भी शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन जानवर वगैरह का भी शिकार करते थे भोजन के लिए। आगे है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में भी कुछ चीज़ें मिले हैं। गुजरात में जैसे हो गया लोथल हो गया, धोलीवीरा हो गया, नहीं बोल रहा कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धोलीवीरा नगर बसा था। बोल रहा धोलीवीरा कहाँ पे है, कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे है। वहाँ साफ पानी मिलता था, कहाँ पे, धोलीवीरा में, और जमीन उपजाऊ था। और बोल रहा कि ज़मीन जो है धोलीवीरा का वह सामान्यतः उपजाऊ देखा गया था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धोलीवीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। बोल रहा कि हड़प्पा का ज़्यादातर, जैसे मोहन नगर जो लोग भी देखेंगे वहाँ भी 2 भागों में विभाजित किया गया था नगर को, लेकिन धोलीवीरा में 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। बोल रहा है इसके चारों ओर जो है ऊंची ऊंची दीवारें बनाया गया था सुरक्षा के लिए, ताकि जानवर वगैरह हमला नहीं कर पाए, कई अन्य शासक आके अचानक हमला न कर दे। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर को खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरें जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। बोल रहा हड़प्पा का ज़्यादातर लेख वगैरह था, उसमें कागज़ वगैरह था नहीं, तो लेख वगैरह पे लिखे करते थे, मोहर वगैरह पर लिखा करता था, जिसको अभिलेख भी कहा जाता है। यानी कि कोई भी ठोस धातु, पत्थर पे भी लिखते थे, धातु पर भी लिखते थे, या फिर पक्की हुई मिट्टी पर भी लिखा करते वो लोग थे। आगे आप यहाँ लोथल का बंदरगाह भी देखेंगे। बोल रहा है बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, जहाँ संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता है। यहाँ पे बंदरगाह बनाया ताकि यहाँ पे नाव रुके और फिर जो है उस पर क्या करें, माल वगैरह चढ़ा सके, फिर उससे उतार सके। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बोल रहा गुजरात में जो है गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये जो लोथल है किस नदी के किनारे है, गुजरात में, और कैसा, साबरमती नदी के किनारे है। बोल रहा है यहाँ पे जो है कच्चा माल पत्थर के रूप में आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों में शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में
एक भंडारगिरी भी था, और लोथल में भी भंडारगिरी पीछे भी जिक्र किया गया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडारगिरी, भंडारगिरी मतलब अनाज रखने वाले भंडारगिरी हुआ करता था। इस भंडारगिरी में कई मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिले, और इस भंडारगिरी में बोल रहा बहुत मोहर भी मिला हुआ है, मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिला हुआ है, जो कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप देखने को मिला था। इसके साथ साथ बोल रहा है यहाँ पर एक इमारत भी मिली जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण तैयार करने वाले भी यहाँ मिले हैं। कहाँ पे? लोथल में। एक मुद्रा का यहाँ पे है मोहर और मुद्रांकन मोहरबंदी, जो कि मिट्टी पे छापा गया है। बोल रहा मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों के लिए चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बोल रहा कि मोहर का प्रयोग किस में किया जाता था, यानी कि कोई सामान वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे, तो बोरी में भर के फिर उस पर जो है बांधता था, और वहाँ मिट्टी से उसको मोहर मार दिया जाता था। अगर देखता था कि मोहर सुरक्षित है तो वो लोग समझ जाते थे कि सामान में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ है। देखते हैं क्या लिखा हुआ। बोल रहा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, थैले को बंद करके बाद में उन्हें मुहाने पर, यानी कि मुंह पर, जहाँ पे उसको बांधा जाता था, गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं, और उसी मोहर की छाप को क्या कहा जाता है? मोहरबंदी कहा जाता है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं इस सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है। बोल रहा लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गया और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ? आखिर इसका क्या कारण था कि लोग जो है जिस प्रकार शहरी नगर था, यानी कि जिस प्रकार वो लोग रहते थे, व्यापार वगैरह भी बंद हो गया। सड़कों पर जो वो लोग नाला वगैरह साफ़ करते थे वहाँ भी कचरे ढेर होने लगे। इसका कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा यानी कि वो लोग, कुछ विद्वानों का कहना था कि जंगल का विनाश हो गया और ईंट पकाने के लिए लोग लकड़ी का प्रयोग किया जाता। तो जब लकड़ी ही नहीं मिलने लगे, ईंधन ही नहीं मिलने लगे, तो ईंट का फिर प्रयोग वो लोग कैसे करेंगे? इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड, चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। उसका मानना है कि मवेशियों के साथ साथ जब सुखाड़ पड़ेगा, यानी कि उसमें दोनों बात कहा गया कि बाढ़ आया तो पूरी बाढ़ आया होगा, या फिर सुखाड़ आया होगा तो पूरा सुखाड़ आया होगा, यानी कि बारिश ही नहीं हुआ, जिससे घास वगैरह भी सब मर गए। तो पशु पक्षी के लिए जो चरवाहा नहीं रहे, घास वगैरह नहीं रहे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, वही बोल रहा है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता, यानी कि इसका कुछ ठोस प्रमाण साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन सबों का अपना अपना मानना है। सभी नगरों का अंत कैसे हो गया? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। बोल रहा कि बाढ़ और नदियों का जो है सूखने का असर सब जगह तो नहीं हो सकता। नदी सूखेगा तो उसके आसपास क्षेत्र प्रभावित होंगे, बाढ़ आएगा तो भी नदी के आसपास का ही क्षेत्र प्रभावित होंगे, लेकिन सभी जगह तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें किसी अलग का अलग चीज़ें मानना है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, और किसी का मानना है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इनमें लगभग 14 साल बाद नगरों का विकास हुआ, और उसके बाद बोल रहा है बहुत साल बाद जो है 14 साल बाद जो है नगरों का विकास हुआ, जिसके बाद आप जो है इसी में बुक में चैप्टर 6 और 9 में दिया हुआ है। इसमें आपका एटलस के बारे में दिया गया है, मैप के बारे में आप इसमें ढूंढने की बोल रहा है कि एटलस में मिस्र को ढूंढो। मिस्र सभ्यता जो है उसके बारे में बोल रहा है कि जो कि कहाँ पे है? मिस्र नील नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये लगभग 5000 साल पहले का है। बातें बोल रहा है मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिससे वहाँ पे मिस्र में एक पिरामिड भी देखने को मिलता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों पर उन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। ठीक, उनके शवों के साथ और उन अनेक चीज़ें भी दफनाई जाती थी। उनमें खदान, पेय वस्त्र हुआ करता था, गहने हुआ करता था, बर्तन हुआ करता था, वाद्य यंत्र हुआ करता था,
पेय वस्त्र हुआ करता था, मतलब पीने वाले वस्तु जिससे कोई चीज़ पिया जाता होगा। कभी कभी सबके साथ सेवक और सेविकाओं को भी दफन ना दिया जाता था। उस समय का एक अलग मतलब अवधारणा था कि लोगों को मरने के बाद भी क्या होता है कि कुछ दिनों तक इन लोगों को ज़रूरत, इनकी मतलब आत्माओं को ज़रूरत पड़ता है। इसलिए कहीं कहीं आपको जो है जैसे बुर्ज होम में आपको देखने को मिलेगा शवों के साथ जो है क्या किया गया, बकरी को भी दफनाया गया था। इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। आपका ये चैप्टर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देंगे।